नमस्कार। नमस्कार। आज हम भारत के प्रशासनिक नक्शे में हुए एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करने जा रहे हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प विषय है। हम अक्सर राज्यों और उनकी सीमाओं को ग्रांटेड ले लेते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन ये सीमाएं कैसे बनती हैं, क्यों बदलती हैं, ये सिर्फ लकीरें तो नहीं होती। सही कहा। ये किसी देश की व्यवस्था और पहचान दोनों से गहरे जुड़े सवाल होते हैं। तो आज हमारी चर्चा का जो फोकस है वो भारत के संविधान में हुए एक खास संशोधन पर है और उससे जुड़ा एक कानून भी है। हाँ। हमारे पास जो स्रोत है वो मुख्य रूप से इसी कानूनी बदलाव और उसके नतीजों पर ही रोशनी डालता है। ठीक है। तो हमारा मकसद है इस स्रोत के आधार पर यह समझना कि 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस कानूनी प्रक्रिया से हुआ और उसका ठोस नतीजा क्या निकला। कोशिश करेंगे उस दौर के एक अहम प्रशासनिक पल को समझने की। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये विषय वाकई महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, किसी भी देश का अपनी अंदरूनी सीमाओं को फिर से तय करना ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं है, इसका असर सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ता है, रिसोर्स एलोकेशन पर पड़ता है और यहाँ तक कि लोगों की जो कलेक्टिव पहचान है उस पर भी पड़ता है। बिल्कुल। तो 1956 का ये कदम भारत के लिए एक ऐसा ही बुनियादी बदलाव लाने वाला पल था। तो शुरुआत करते हैं उस कानूनी दस्तावेज से जिसका जिक्र हमारे स्रोत में है, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956। हाँ। अब पहली नजर में ये नाम थोड़ा सा टेक्निकल लगता है ना, एक संशोधन, एक नंबर, एक साल। बिल्कुल लगता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी बड़ी है जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, ये कोई साधारण कानून नहीं था। देखिए, समझने वाली बात यह है कि भारत का संविधान ही देश की रूपरेखा तय करता है। इसमें यह भी शामिल है कि देश किन राज्यों और यूनिट्स में बटा होगा। अच्छा। तो अगर उस बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बड़ा बदलाव करना है, खासकर राज्यों की सीमाओं में, उनके अस्तित्व या उनकी संख्या में, तो सिर्फ एक सामान्य कानून काफी नहीं होता। अच्छा, तो फिर उसके लिए संविधान में ही संशोधन करना पड़ता है। अमेंडमेंट जरूरी है। अच्छा। तो ये जो 7वां संशोधन था, ये सिर्फ एक प्रोसीजरल स्टेप नहीं था, बल्कि ये उस बदलाव को संवैधानिक वैधता दे रहा था, एक तरह से आधार। हाँ बिल्कुल सही। राज्यों के नक्शे को बदलने के लिए संविधान की, कह सकते हैं, इजाजत जरूरी थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, संविधान की जो पहली अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल जिसे कहते हैं, उसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट होती है। अब जब आप उस लिस्ट में इतने बड़े पैमाने पर फेरबदल कर रहे हैं, जैसा कि 1956 में हुआ, तो आपको उस अनुसूची को और उससे जुड़े जो संवैधानिक प्रावधान है उनको बदलना ही होगा। अच्छा। तो 7वां संशोधन असल में यही काम कर रहा था। वो उस बड़े बदलाव के लिए, आप कह सकती हैं, संवैधानिक दरवाजा खोल रहा था। ये बात समझ आई। और इस संशोधन के साथ ही एक और कानून का जिक्र भी है स्रोत में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम या स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। हाँ, वो भी है। इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता था? क्या ये एक ही चीज के दो नाम हैं या इनकी भूमिकाएं अलग अलग थी? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। और स्रोत के हिसाब से देखें तो ये दोनों जुड़े हुए तो थे, लेकिन इनकी भूमिकाएं अलग थीं। अच्छा, कैसे? देखिए, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम ने, जैसा हमने अभी बात की, संवैधानिक लेवल पर बदलावों को मंजूरी दी, एक फ्रेमवर्क तैयार किया। ठीक है। वहीं जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, वो डिटेल्ड कानून था जिसने जमीनी स्तर पर, ग्राउंड पर, उन बदलावों को लागू किया। अच्छा, यानी डिटेल्स उसमें थी। हाँ, जैसे कि कौन से इलाके किस राज्य में जाएंगे, किन राज्यों को मिलाया जाएगा, कहाँ नई सीमाएं बनेंगी, ये सब तफसीलें राज्य पुनर्गठन अधिनियम का हिस्सा थीं। तो एक तरह से संशोधन ने हाँ कहा। हाँ। और अधिनियम ने बताया कि कैसे होगा। एकदम सही। संशोधन ने दरवाजा खोला, अधिनियम ने रास्ता दिखाया। ये दिलचस्प है, ये जो दोहरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। अब आते हैं इस शब्द पर, पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइजेशन। स्रोत के आधार पर इसका क्या मतलब निकल रहा है? क्या ये सिर्फ नए राज्य बनाना था? देखिए, स्रोत सीधे सीधे पुनर्गठन की कोई डिटेल परिभाषा तो नहीं देता, लेकिन शब्द का अर्थ और जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमें इशारा करते हैं। पुनर्गठन का मतलब सिर्फ कुछ नया जोड़ना नहीं होता, इसका मतलब होता है मौजूदा व्यवस्था को नए सिरे से ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना। अच्छा। तो इसका मतलब हो सकता है कि कुछ पुरानी प्रशासनिक इकाइयां, शायद ब्रिटिश काल की या रियासतों वाली, उन्हें खत्म किया गया हो और सीमाओं को बड़े पैमाने पर फिर से तय किया गया हो।
तो ये एक तरह से हाँ, ये एक तरह से मान लीजिए पुरानी कोई प्रशासनिक इमारत है, उसे गिराकर उसी मलबे और कुछ नई ईंटों से एक नई ज्यादा लॉजिकल इमारत खड़ी करने जैसा था। यानी ये एक किस्म की सफाई और सुव्यवस्था लाने की कोशिश थी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में। हाँ बिल्कुल। पुरानी शायद जो जटिल हो चुकी थी व्यवस्था, हाँ उसको बदलकर एक नई ज्यादा क्लियर संरचना बनाना। हाँ, स्रोत में जो नतीजा दिया गया है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। पुनर्गठन का मकसद अक्सर यही होता है कि प्रशासन ज्यादा कारगर हो, लोगों को अपनी भाषाई या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर प्रशासनिक इकाइयां मिले। हालांकि देखिए, स्रोत भाषा के आधार का जिक्र नहीं करता, ये ध्यान रखना होगा। सही। लेकिन ये पुनर्गठन का एक सामान्य सिद्धांत रहा है दुनिया भर में, और शायद देश की एकता मजबूत हो। तो 1956 का ये कदम इसी दिशा में एक बड़ा प्रयास था, जिसने भारत के अंदरूनी नक्शे को एक नई शक्ल दी। बिल्कुल, एक नई शक्ल, एक नई व्यवस्था। चलिए अब उस नई शक्ल पर आते हैं। स्रोत इस पूरे फेरबदल का एक ठोस नतीजा बताता है। क्या नतीजा था? इस 7वें संशोधन और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने के बाद भारत का प्रशासनिक नक्शा कैसा दिखने लगा? हाँ, स्रोत इस बारे में बिल्कुल साफ है। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया का जो डायरेक्ट नतीजा निकला वो ये था कि भारत में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। ये आंकड़ा 14 और 6 1956 में इस पुनर्गठन के बाद की जो तयशुदा प्रशासनिक संरचना थी उसको दिखाता है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ये संख्या अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ गिनने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस वक्त के भारत की प्रशासनिक हकीकत थी जो इस कानून के जरिए वजूद में आई। जरा सोचिए, इससे पहले का नक्शा कैसा रहा होगा और इस एक कदम ने उसे कितना बदल दिया होगा। बिल्कुल, ये संख्या हमें बताती है कि पुनर्गठन के बाद भारत में 2 मुख्य तरह की प्रशासनिक इकाइयां बनी, राज्य यानी स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। राज्य वो इकाइयां थीं जिनकी अपनी चुनी हुई सरकारें थीं, जिन्हें संविधान के तहत काफी हद तक ऑटोनॉमी हासिल थी। ठीक है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन रखे गए। अच्छा। अब स्रोत हमें ये नहीं बताता कि ये 6 प्रदेश कौन से थे या उन्हें केंद्र शासित क्यों बनाया गया, वो डिटेल्स नहीं है। लेकिन ये जरूर बताता है कि इस पुनर्गठन ने ये 2 स्तरीय व्यवस्था, मतलब स्टेट्स और यूटीज वाली, स्थापित की। ये एक अहम बिंदु है। सिर्फ राज्यों की संख्या या सीमाएं ही नहीं बदली, बल्कि इकाइयों का प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, उसको भी इस पुनर्गठन ने स्पष्ट रूप से डिफाइन किया। हाँ बिल्कुल। 14 राज्य अपनी सरकारों के साथ और 6 प्रदेश सीधे केंद्र के कंट्रोल में। ये उस समय के फेडरल स्ट्रक्चर को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है ना। हाँ, और ये जो 14+6 का ढांचा था, ये एक तरह से आजादी के बाद से जो चले आ रहे थे विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक इंतजाम, शायद आपने सुना हो पार्ट A, B, C, D स्टेट्स। हाँ सुना है। उनको खत्म करके एक ज्यादा इंटीग्रेटेड और मानकीकृत, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड व्यवस्था बनाने का प्रयास था। अच्छा, तो वो पुरानी ABCD वाली कैटेगरीज खत्म हो गई। स्रोत सीधे तौर पर ये नहीं कहता, लेकिन 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का बनना अपने आप में ये इशारा करता है कि वो पुरानी ज्यादा जटिल व्यवस्था खत्म करके ये नई 2 स्तरीय व्यवस्था लाई गई। ये ज्यादा स्टैंडर्डाइज थी। समझ गया। तो अगर हम इस सारी जानकारी को समेटें तो 7वां संशोधन और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने मिलकर भारत के आंतरिक प्रशासनिक नक्शे को पूरी तरह से बदल दिया। बिल्कुल बदल दिया। पुरानी व्यवस्था की जगह एक नई संरचना आई, जिसमें 14 स्वायत्त राज्य थे और 6 केंद्र द्वारा प्रशासित प्रदेश थे। सही। ये महज एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव भूगोल की एक नई बुनियाद रखना था। एकदम सही कहा आपने। और ये याद रखना जरूरी है, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, कि हम ये सारी बातें अपने स्रोत के आधार पर कह रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है। स्रोत हमें इस बदलाव के पीछे के कारणों, जैसे भाषा का आधार था या प्रशासनिक सुविधा थी या किन नेताओं ने क्या भूमिका निभाई, इस पर कोई जानकारी नहीं देता है। नहीं देता। वो पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया यानी संशोधन और अधिनियम और उसके परिणाम यानी 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, इसी पर केंद्रित है। इसलिए हमारी चर्चा भी इसी दायरे में सीमित है। हमने बस ये समझने की कोशिश की है कि इस कानूनी कदम का मतलब और महत्व क्या था। और ये महत्व छोटा नहीं था। यकीनन किसी देश के नक्शे को इस तरह बदलना, करोड़ों लोगों के लिए उनकी प्रशासनिक पहचान को बदलना, हाँ, ये दिखाता है कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कितनी जटिल और डायनामिक होती है। बिल्कुल।
1956 का ये पुनर्गठन उस प्रक्रिया का एक बहुत अहम पड़ाव था। हाँ, ये एक तरह से भारत की जो यूनिटी और डाइवर्सिटी है उसको एक नए प्रशासनिक ढांचे में ढालने की कोशिश थी। राज्यों को अपनी पहचान और स्वायत्ता मिली, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के जरिए शायद कुछ स्ट्रेटेजिक या विशेष प्रशासनिक जरूरतें थी, उनका ध्यान रखा गया। शायद ये 14+6 का जो संतुलन था वो उस समय की समझ और जरूरतों को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा? हमने देखा कि 1956 का साल भारत के प्रशासनिक इतिहास में एक मील का पत्थर था। बिल्कुल। संविधान के 7वें संशोधन ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लिए कानूनी जमीन तैयार की। हाँ। और इन दोनों ने मिलकर भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के एक नए प्रशासनिक ढांचे में संगठित किया। सही, 14 और 6। ये जानकारी उन सभी के लिए दिलचस्प है जो आज के भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कहानी की जड़ों को समझना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज हम जिस नक्शे को देखते हैं उसकी नींव काफी हद तक 1956 में रखे गए इन कदमों पर टिकी है। सही बात है। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि देशों की आंतरिक संरचनाएं स्थिर नहीं होती, वो वक्त और जरूरतों के हिसाब से विकसित होती हैं। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है ना, जो हमें स्रोत से मिली जानकारी पर सोचने को मजबूर करता है। क्या सवाल? कि किसी देश की आंतरिक सीमाएं, राज्यों की सरहदें आखिर कितनी स्थायी होती हैं, कितनी परमानेंट होती हैं? अच्छा सवाल है। क्या ये पत्थर पर खींची लकीरें हैं जो हमेशा वैसी रहेंगी? 1956 में भारत ने अपनी सीमाओं को इतने बड़े पैमाने पर बदला। हाँ, बदला। तो क्या ये एक अनोखी घटना थी, या ये दिखाता है कि जरूरत पड़ने पर देश अपनी आंतरिक संरचना को बदल सकते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या राज्यों का गठन एक बार का काम है या एक सतत प्रक्रिया, एक ऑनगोइंग प्रोसेस? हाँ। 1956 का अनुभव हमें बताता है कि कम से कम भारत के संदर्भ में ये सीमाएं बदली जा सकती हैं और बदली भी गई हैं। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में ऐसी जरूरतें फिर आ सकती हैं या नहीं। बिल्कुल। और ये सवाल हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि किन आधारों पर ये सीमाएं तय होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा, भाषाई पहचान, सांस्कृतिक एकता, आर्थिक विकास, कौन से फैक्टर ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं? 1956 के पुनर्गठन ने इन सवालों को सतह पर ला दिया था, और ये सवाल आज भी उतने ही रेलेवेंट है। तो 1956 का ये पुनर्गठन सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, नहीं, बल्कि ये हमें शासन, पहचान और राष्ट्र की संरचना से जुड़े बुनियादी सवालों पर सोचने का एक मौका देता है। बिल्कुल। आज की इस केंद्रीय चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और ये स्रोत के दायरे में रहते हुए 1956 के राज्य पुनर्गठन के कानूनी आधार और परिणाम को समझने की कोशिश की। हाँ। उम्मीद है कि श्रोताओं को भारत के प्रशासनिक विकास के इस महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में कुछ नई जानकारी और सोचने के लिए एक नया दृष्टिकोण मिला होगा। उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ, कुछ और गहराइयों में उतरने के लिए। जरूर।